असर नहीं हुआ। सकूत ढाका भी एक ऐसा वाकया है जो एक अब्दी दाग दे गया हमारे मुल्क पर, हमारी सरहदों पर, हमारे दिलों पर। सर अब तनकीद करने वाले ये कहते हैं सर अब ये जो पेशावर है, APS है, इसकी तहकीकात हो, वो मंजर आम पे नहीं आती हैं। फिर सकूत ढाका में कौन जिम्मेदार था, वो मंजर आम पे नहीं आती हैं। सर जब तक गलती का तायुन हम नहीं करेंगे तो तब तक हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि आइंदा ये गलती जो है वो नहीं दोहरानी चाहिए हमें। देखिए, बात यह है लिहादर के यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर बड़ी कम रिसर्च हुई है और एक नैरेटिव जो बाहर से इम्पोज किया गया जिसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ था। फिर बांग्लादेश में जो ऐसी कुव्वतें जो भारत के इमा पे काम कर रही थीं, उन्होंने बहुत सारा इस पे मैं समझता हूँ फैब्रिकेटेड काम किया, जिसकी वजह से एक नैरेटिव दुनिया में फैलाया गया। उसमें बहुत सारा झूठ है कि इतने लाख मार दिए गए, इतने रेप्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हमारे साथ दिन रात उठते बैठते, हमारे अपने दोस्त अहबाब जो वहां मौजूद थे और जो बांग्लादेशियों ने जो जुल्म किया, मुफ्ती बयानी ने वहां पे जो जुल्म किया और उसके जवाब में फिर ये एक मिलिट्री एक्शन करना पड़ा, ये वो चीजें हैं जो हम सामने ला नहीं सके। एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि भारत ने इसकी बहुत अरसे से प्लानिंग की हुई थी। आज आप एक इंटरव्यू अगर देखें, ये शौकत अली, कर्नल शौकत अली जो बाद में इनकी बांग्लादेश पार्लियामेंट के वो असेंबली के स्पीकर भी रहे, उनका इंटरव्यू उन्होंने कहा जी हमने तो 60 की दहाई से ये काम शुरू कर दिया हुआ था इस पे। बिल्कुल। और फिर उन प्रॉब्लम्स को हवा दी जा रही है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए फाटा में एक आदमी बैठ के एथनिसिटी को हवा दे रहा है, खड़ी की जाती। जी बिल्कुल, वो आदमी एक है जो लाल टोपी पहन के जी वो एथनिसिटी को हवा दे रहा है। सर ये आपकी बात बिल्कुल देख लीजिए कि आप उसके देखें, उसका मसला था, उसके कुछ शिकायत थी फाटा के बारे में जी। अब उसको उसने पख्तून तहफ़्फ़ुज़ बना दिया। अब इमेजिन करें कि पख्तून KPK में तो पख्तून हुक्मरान है, सारा कुछ उनके पास है, तो कौन से हुकूक हैं जो आप मांग रहे हैं? और आपकी बात से बात, अब ये वो चीज है, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है कि पख्तून पाकिस्तान में महफूज नहीं है, उसको तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, वो पता नहीं कोई बाहर से आके देगा। आपकी बातों के बाद सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे भाई में आपको अब भारत खुद मान रहा है। मैं सर एक शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, वो आपकी याददाश्त के लिए, नाज़रीन की याददाश्त के लिए, आपने डेफिनेटली सुना होगा। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद कि मुफ्ती बानी को सपोर्ट किसने किया। और बड़ी अजीब बात लगती है, ऑपरेशन सर्च लाइट, नाज़रीन जनरल साहब इस बात की तायद करेंगे, 26 मार्च से 25 अप्रैल तक एक महीना जारी रहा। और ये क्लेम करते हैं भारतीय प्रोपेगेंडा ये है कि इसमें 30 लाख जो थे बंगाली वो मारे गए। इसका मतलब ये है कि रोजाना 1 लाख बंगाली जो है वो 45,000 फौज जो वहां पर डिप्लॉय की गई थी वो 1 लाख बंदा मारती थी। ये पॉसिबल कैसे? ये किस तरह के प्रोपेगेंडे किए गए जो बाद में हमने बाय कर लिए? वो मोदी साहब का शॉर्ट सुने, मैं फिर प्रचा साहब से इस पर टेक लूंगा। वो खुद मान रहे हैं कि हमने करवाया जो कुछ करवाया। सुने जरा। बांग्लादेश में जब मुक्ति योद्धा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी जान की बाजी मुक्त योद्धा लगा रहे थे, उन 71 के दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे। वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहां मुक्ति योद्धा यहां बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था। आप देखिए, इससे बढ़ के प्रजा साहब सबूत क्या हो सकता है? मुक्ति योद्धा यानी मुक्ति बानी के जो जवान थे। 5 लाख फौज भारत की दाखिल हुई है, 2 लाख उन्होंने मुक्ति बानी और दीगर फोर्सेस बनाई थी जी। 7 लाख यानी इतना बड़ा एक जंगी जुर्म है। आलमी बॉर्डर को क्रॉस किया, एक आजाद मुल्क को 2 टुकड़े किया, फिर उसके बाद एतराफ कर रहे हैं। क्या हमने एहतजाज किया? हमारी किसी वजारत खारजा ने? हमने कोई केस इस पे किया मोदी पे? आप जरा देखें तो सही कि कितनी किताबें। जनरल मानेक शाह का बयान आया, उसने इंटरव्यू दिया, उसमें उसने कहा कि बहुत पहले की ये बात है कि इंदिरा गांधी ने मुझे बुला के कहा कि हमने मशरकी पाकिस्तान पे हमला करना है। वो फिर बाहर जाके मैनूवरिंग करते रहे, लोगों को एतमाद में लेते रहे। फिर उसके बाद ये जो 30 लाख की बात है, यानी शर्मिला बोस ने तहकीक की, वो एक इंडिपेंडेंट और वहां पे वो गई और वो कहती है जी कि उन तमाम जगहों पे गई जहां पे कहा गया कि यहाँ इज्तिमाई कब्रें हैं, यहाँ कत्ले आम हुआ था।
مجھے کوئی وارث نہیں ملا. میں نے کہا بھائی کسی کا آدمی کوئی فوت ہوا ہے تو مجھے بتائیں, تو اس سے کہا یہ سب جھوٹ ہے. پھر اسی طرح کرنل شریف الحق دیلم, یہ وہ ہے کہ جو پاکستانی فوج سے بھاگ کے گیا, اور پھر اس کے بعد اس نے وہاں پہ مکتی بانی بنانے کے ابتدائی عمل میں شامل تھا, لیکن اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جلدی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی ہماری آزادی کی بات نہیں ہو رہی, صرف یہ کہ اسلام آباد سے تبدیل کر کے کلکتہ کو ہمارا مرکز بنایا جا رہا ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ابھی ہم نے بچوں کی بات کی ہے, یعنی یہ بچے جنہوں نے قربانیاں دیں, جنہوں نے پاکستان پہ قربان ہو گئے. ویسے قربانی نہ کہا کرے, میرا یہاں سے اختلاف ہے, یہ قربان ہونے کے لیے نہیں, یہ ہماری غلطی ہے جس کا میری بات ہے کہ ان کا لہو رائے گاہ تو نہیں جانا, ہم تو یہ لہو جو ہے یہ بڑا قیمتی سمجھتے ہیں نا, اس معنی میں قربانی. اب وہاں پہ بنگلہ دیش میں 90 سال کے وہ لوگ کہ جو اس وقت پاکستان کی جنگ لڑ رہے تھے, وہ مطیع الرحمان نظامی, میں اسی طرف جماعت اسلامی کے رہنما, جماعت اسلامی کے چن کر انہوں نے پھانسیاں دی ہیں, یعنی ان کا کیا جرم ہے؟ پروفیسر غلام اعظم, ابوالکلام محمد یوسف, عبدالقادر ملا, قمرالزمان, اور پھر اسی طرح علی حسن مجاہد, میر قاسم, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں کی پارلیمنٹ کے میں صرف چاہتا ہوں کہ نا اس پہ ذرا تفصیلی بحث ہونی چاہیے. 1976 کا اکارڈ جس کو بنگلہ دیش نے جس کو توڑا ہے اس طرح کی پھانسیاں دے کے, اس پہ ذرا ہم گفتگو کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, یہ بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں جی, آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں, اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.